अलग गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, और आपके नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सवाल तो डेफिनेटली आएगा, दो भी इसके आ जाते हैं। केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स मिला के 3 सवाल इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। 4 भी आ जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना। शुरू में ऐसा लगेगा यही चैप्टर हम केटीजी आपका उसमें भी पढ़ते हैं, आपका फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो शुरू में ऐसा करेंगे, जब थ्योरी पढ़ेंगे ऐसा लगेगा बिल्कुल केमिस्ट्री वाले मोड में चल रहा है बेटा, ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी। आई विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम। उसके बाद हम फिर यहाँ पे आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैसेस। जो आपकी गैसेस हैं उनके बारे में हम कहते हैं कि गैस जो है इट हैज़ नो साइज नो शेप एंड कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ वेसल ऑफ एनी साइज और शेप। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में फ़र्क ये है कि सॉलिड जो है उनका शेप फिक्स है, उनका आपका वॉल्यूम फिक्स्ड है। हाँ, लिक्विड जो है उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, उनका शेप फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में डालोगे पानी उस कंटेनर का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है उसका। गैसेस जो है इनका ना साइज फिक्स ना इनका शेप फिक्स्ड। इट एक्सपेंड्स इंडेफिनेटली एंड यूनिफॉर्मली टू फिल द अवेलेबल स्पेस। तो जितना स्पेस दे देंगे आप उतना स्पेस में ये आपकी फिल हो जाती है। इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सराउंडिंग। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेज देखेंगे तो गैसेज में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सबसे कम होता है। तो आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्योंकि बहुत कम फोर्स से वो करते हैं, इसलिए आसपास नहीं रहते हैं, इसलिए फैल जाते हैं वो। दे कैन बी ईजिली कंप्रेस एंड एक्सपैंड। तो उनको आप कंप्रेस करना चाहें गैसेस को तो ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, और अगर अवेलेबल स्पेस देंगे तो आराम से वो आपकी एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आइडियल गैसेस जो है उसके अजम्पशंस क्या क्या लेते हैं हम। बड़े सारे अजम्पशन है, इन सारे अजम्पशन को अगर हम मानेंगे तो वो अपनी गैस आइडियल गैस कहलाएगी, अगर नहीं तो वो आपकी रियल गैस है। सो पहला अजम्पशन है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल। ये हमने यहाँ पे माना है कि सारे गैस के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, और वो स्फेरिकल होंगे, रिजिड होंगे, परफेक्टली इलास्टिक वाला पॉइंट मास सिस्टम होएगा आपका। तो वो सारे हम मानते हैं कि साइज उनका बहुत छोटा है, और सारे आपके स्फेरिकल हैं और सारे रिजिड हैं। देयर साइज इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। उनका अपना साइज और जितना दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है तो साइज उनका बहुत छोटा है, ऐसा हम ये अज्यूम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो आपका वॉल्यूम जो है बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो इस आपके वॉल्यूम में आपकी गैस प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो अगर मॉलिक्यूल है वो रैंडमली, हम कहते हैं आप तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड में रैंडमली वो कहीं पे भी घूमता है, ये आपका असम्पशन है। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाई बिटवीन 0 एंड इन्फानाइट। तो आपकी कोई गैस मॉलिक्यूल, हम रैंडम यहाँ पे मोशन की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई गैस मॉलिक्यूल आराम से बैठा होगा, आज घूमने का मन नहीं है, और कोई बहुत तेज़ी से भाग रहा हो, ये आपका पॉसिबल है। तो बिल्कुल रैंडम हो सकता है यहाँ पे। हम यहाँ पे कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स कीप ऑन कोलाइडिंग अमंग देमसेल्फ एज वेल एज विद द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल। जो आपका वेसल है उससे भी टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं। और हम यहाँ पे ये भी अज्यूम करते हैं कि आपका जो प्रेशर आएगा वॉल के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं, टकरा के वापस आए, उनका जो चेंज इन मोमेंटम हुआ उससे उन्होंने गैस के मोमेंटम चेंज से वहाँ पे उन्होंने फोर्स लगाया, उसको जो आप एरिया से डिवाइड करेंगे उसकी वजह से आपका प्रेशर आएगा। हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि टाइम स्पेंड इन अ कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो आपका जो कोलिजन का टाइम है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू ये यहाँ से गया और अगले वाले से टकराएगा, फिर अगले वाले से टकराएगा, तो कोलिजन का टाइम बहुत कम है, और यहाँ से वहाँ दूसरे मॉलिक्यूल तक या दीवार तक जाने का टाइम बहुत ज़्यादा है। ये अगेन हमारा यहाँ अजम्पशन है। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम इसको यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो आपका उसमें कांस्टेंट होएगा। लास्ट सेट ऑफ अजम्पशन ये है कि नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्स नहीं करेंगे, उनका आपस में फोर्स नहीं होएगा। उसके बाद हम ये अज्यूम करते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो फोर्स है, तो आपका mg फोर्स है एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करेंगे वो नेग्लिजिबल होएगा। दिस इज व्हाट वी से। मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू विच देयर मोमेंटम चेंजेस, और ये चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। कॉन्सिक्वेंटली प्रेशर, आपका जो मोमेंटम वहाँ पे ट्रांसफर होएगा उससे आपका फोर्स आएगा, उस फोर्स की वजह से आपका प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होएगा। ये हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। एक और असम्पशन ये है कि डेंसिटी जो है आपका ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर। ये हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं।
एक और एजम्पशन ये है कि अगर आपने दो आइडियल गैसेज मिक्स कर दी हैं तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, वो अपना जो भी स्टेट है उनका, जो भी अपना जो भी आप गैस ले रहे हैं वो अपनी एक पर्टिकुलर गैस और दूसरी गैस है वो आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरी गैस या चौथी गैस नहीं बनाएंगे। दे विल मेंटेन देयर ओन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और अपना वो बना के रखेंगे, ये हम यहाँ जूम करते हैं। नाउ यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं आपके गैस लॉज की। तो छोटे छोटे गैस लॉज हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने गैस लॉज दिए। तो सबसे पहला गैस लॉ का आपका है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो आपका वॉल्यूम जो है वो आपका प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि ये अगर आपका वॉल्यूम है, आपने एक सर्टेन प्रेशर अपने कंटेनर पे लगाया हुआ है, प्रेशर अगर आप डबल कर देंगे तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। प्रेशर आप 3 गुना 4 गुना कर देंगे तो वॉल्यूम कॉन्सिक्वेंटली उतना आपका चेंज हो जाएगा। इनका अगर पीवी ग्राफ बनाएंगे तो आपका पीवी ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि अगर आप प्रेशर जो है उसको बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम आपका कम होता जाएगा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा प्रेशर कम होएगा, प्रेशर कम होएगा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। यहाँ पे हम कहते हैं आपका P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v या फिर V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। और इसको जब हम इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो इसको हम सवालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन दिस इज अंडर द अजम्पशन कि आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से हम इक्वेशन लिख लेते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट गैस लॉ है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे चार्ल्स लॉ। इफ़ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में आपका वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर आपने केल्विन में डबल कर दिया तो आपका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो अगर आपने टेम्परेचर 1.52 टाइम्स किया है तो वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनलिटी आपका बढ़ जाएगा। ये हम यहाँ पे आपका चार्ल्स लॉ में कहते हैं। वो अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट, इसको ध्यान रखना प्रेशर कांस्टेंट है तो आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर आपका उस हिसाब से बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे गेल-लुसाक लॉ या फिर आपका प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका मतलब ये है, तो आपका इसका मतलब ये है कि P/T का जो रेशो है वो आपका कांस्टेंट होएगा। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर आपका बढ़ता चला जाएगा। इन सिस्टम को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर ऐसा हुआ, समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। कांस्टेंट प्रेशर आपका ऐसा हुआ कि आपने एक भगोना लिया, उस भगोने के ऊपर आपने लिड लगाया, लिड के ऊपर एक पत्थर रख दिया ना। वो पत्थर की वजह से आपका फोर्स कांस्टेंट है और उसकी वजह से आपका जो फोर्स डिवाइड बाय जो आपके लिड का एरिया है वो आपका फिक्स्ड है। तो जब जैसे जैसे आप नीचे गैस ऑन कर रखिए, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका प्रेशर आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दिस इज व्हाट इट मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस आपकी एक्सपैंड होएगी। और ये कांस्टेंट प्रेशर वाला केस होगा। ये वाला आपका ये तो कांस्टेंट प्रेशर वाला केस हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस ही होएगा। ये वाला केस है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट को आप समझ सकते हैं जैसे आपका प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर है, अगर वो वॉल्व नहीं फटता है, उसका कुकर नहीं फटता है, तो आपने उसके अंदर आटा, उसके अंदर चावल या दाल जो भी आप उसमें पकने लगा रहे हैं, तो आपने या पानी उबालने रखा है तो उसको ढक्कन बंद करके आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा आपका वॉल्यूम फिक्स्ड है। इस केस में आपका लिड ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो वॉल्यूम अगर फिक्स है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर इनसाइड बढ़ता चला जाएगा। दिस इज व्हाट दिस लॉ सेज, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। राइट, इसी को आगे फर्दर बढ़ाते हैं बात को। यहाँ पे नेक्स्ट गैस लॉ की बात करते हैं विच इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वॉल्यूम इक्वल है, आपका प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो आपकी जो भी गैस होंगी उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके सेम होंगे, यानी कि N1 विल बी इक्वल टू N2। ये आपका एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लॉ है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि व्हेन टू गैसेज एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर अलाउड टू डिफ्यूज into each other, the rate of diffusion of each gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas। अगर आपने यहाँ पे क्या किया है, दो गैसेज लिए हैं जिनका प्रेशर आपका सेम है, टेम्परेचर सेम है, उन दोनों को एक साथ मिक्स किया है आपने। इफ दैट इज द केस तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ईच गैस वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा आपके स्क्वायर रूट की ऑफ डेंसिटी का। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन आर है, इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल पूछ ले जाते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो आर है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा डेंसिटी के, और डेंसिटी
डेंसिटी क्योंकि आपके यहाँ मास के प्रोपोर्शनल है, तो मास यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रेट जो है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो होगा उसके, इसको ध्यान रखना है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। इसी पे दो का यूजुअली हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो उन दोनों का कंपैरिजन होता है, जहाँ पे हमें कहते हैं कि भाई इसका बताओ और इसका बताओ, दोनों का कंपैरिजन की बात करते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं दो रेट का, तो आपके क्योंकि डेंसिटी के और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना, इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल पूछ ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, इफ़ वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज इन टी सेकेंड्स, तो यहाँ पे हम आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन उसको कहते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, या R1 R2 का रेशो लेंगे तो इसमें V1 V2, तो V बाई टी के प्रोपोर्शनल होगा। टी आपका टाइम है और ये V1 बाई V2 और T2 के T2 बाई T1 टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस पर अगर डायरेक्टली कोई सवाल पूछे तो इस रेट को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं गैस लॉज में आगे अपना लॉ है डाल्टन्स, आपका लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ये कहता है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस ऑक्यूपाइंग अ वेसल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर। तो आपने 4 गैस, 5 गैस, 2 गैस, 3 गैस ली और उनको आपने मिक्स कर दिया वहाँ पे। उस केस में हम कहते हैं कि अगर वो गैस उसी वॉल्यूम में उसी टेम्परेचर पे अगर अकेले होती और आपने 5 गैसेज वहाँ पे मिक्स कर दिए, तो उनका जो नेट प्रेशर आएगा n गैसेज के लिए वो सबका इंडिविजुअल जो प्रेशर है उसके बराबर हो जाएगा। तो एक गैस का प्रेशर मान लो 5, दूसरे का 10, तीसरे का समथिंग, तो इंडिविजुअल प्रेशर जो था वो, क्योंकि आपने उन सारी गैसेज को उसी वॉल्यूम में उसी टेम्परेचर पे वहाँ पे मिक्स कर दिया है, तो वो उनका प्रेशर सबका ऐड हो जाएगा, नेट प्रेशर सबका बढ़ जाएगा, ठीक है। वेयर P इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, आपका P1 P2, और ये जो हो गया इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। तो इंडिविजुअल सारे गैसेस का आप एल्जेब्रिकली प्रेशर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस लॉ सेज। नाउ अब इस लॉ को देखेंगे, Pv इक्वल टू nRT। इसी लॉ में जितने अपने गैस लॉज हैं वो सारे मिलाए हुए हैं या उनको कंबाइन करके लॉ हमने बनाया है। सो वी आर सेइंग Pv इज इक्वल टू nRT, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपके V के, Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P जो है वो आपका डायरेक्टली आपके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। V अगर आपका P कांस्टेंट है तो वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल। तो ये सारे गैस लॉज इसमें मिला के हमने Pv इक्वल टू nRT आपका n मोल्स के लिए ये हमने गैस बनाया हुआ है, अपना गैस लॉ है। नाउ इसी को अगर आपने 1 मॉलिक्यूल के लिए करना है तो 1 आपका n मोल्स के लिए हो गया। अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए करना है, इसको ध्यान रखना, तो ये वैल्यू हो जाएगी Pv इज इक्वल टू n बाय आपके R बाय Na। Na आपका एवोगाड्रो नंबर है और एवोगाड्रो नंबर मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि एक अगर मोल एग्जिस्ट करता है गैस का तो उसका मतलब ये है कि आपके उस Na मोल में उसके एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो Na होंगे, विच इज 6 × 10⁻23 उतने नंबर ऑफ आपके मोल्स, उतने नंबर ऑफ आइटम होंगे। इसको ऐसे समझना, मोल कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ 1 दर्जन पेन, अगर मैं कहूँ 1 दर्जन चेयर, अगर मैं कहूँ 1 दर्जन स्टूडेंट, 1 दर्जन टेबल, तो इसका मतलब क्या है, 12 लोगों की बात हो रही है। उन सब का वजन अलग होएगा, उन सब, बट उनकी क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी। इसी प्रकार हम करें 1 मोल मॉलिक्यूल, मतलब क्या है 6.023 × 10⁻⁻23 आपका 23, वो आपका उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने एक मोल नाम दे दिया है। रीज़न क्या है, उतना ही वही नंबर क्यों आया, नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था नंबर कैलकुलेट करने में, दैट्स अ सेपरेट कहानी। बट यहाँ पे आपके मोल का मतलब ये है कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे K जो है R बाय Na जब करते हैं तो वो अपना एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है, वो एक डिफरेंट कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ध्यान रखना। n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज अगर हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल के लिए तो आ गया Pv इज इक्वल टू KT, n मॉलिक्यूल के लिए Pv इज इक्वल टू nKT आपकी डायरेक्ट आप ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ गैस है, उसी के लिए आपका लॉ हो जाएगा Pv इज इक्वल टू R बाय M, या फिर R बाय M को हमने छोटा r कांस्टेंट दे दिया विच इज स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। m ग्राम ऑफ गैसेज अगर आपको दिए हुए हैं तो उसके लिए Pv इज इक्वल टू mRT आपकी वैल्यू हो जाएगी। कई बार डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इसकी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आपका R है उसकी वैल्यू होएगी एट STP, वैल्यू उसकी हम लेते हैं 8.31, या SI यूनिट में इसकी वैल्यू लेंगे। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ R की वैल्यू ईजी कैलकुलेशन के लिए आप 25/3 ले सकते हैं। तो अगर आपने R की वैल्यू 8.31 ली है, इससे कुछ कैंसिल हो रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं तो उसकी वैल्यू
25/3 ले सकते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। इसकी वैल्यू लगभग 8.33 आती है, लगभग उसी के बराबर है। और अगर आप इसको उसमें ले रहे हैं CGS में, तो वहाँ पे R की वैल्यू 2 हो जाएगी। केल्विन पर मोल आपकी कैलोरी, मोल और केल्विन, इसमें आप इसकी वैल्यू ये ले सकते हैं, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, डायमेंशन इसके जो होंगे R के ml², T-2 और θ-1। थीटा यहाँ पे हम टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, T आपका टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आती है R/NA, और ये आपका R हो गया ये 6.023 × 10⁻23, अब इसकी हम बात कर रहे थे। ये आपकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है। इसकी जो यूनिट आएगी जूल पर केल्विन होएगा, डायमेंशन की ये आएगी, ध्यान रखना। कई बार सवालों में डायरेक्ट आपसे डायमेंशन पूछी जाती है, तो ये आपकी R की और इसकी डायमेंशंस को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पर ग्राम गैस कांस्टेंट, R/m आपका वो हो जाएगा। और इसके जो डायमेंशन होंगे उसकी वैल्यू जूल ग्राम केल्विन, जूल पर ग्राम केल्विन, और ये आपके डायमेंशंस आएंगी। तो इसकी यूनिट और ये अगर ध्यान रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। सिंस द वैल्यू ऑफ m इज डिफरेंट, ये ध्यान रखना, सिंस द वैल्यू ऑफ m इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, हेंस वैल्यू ऑफ r इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। ये छोटा r जो है आपका कांस्टेंट नहीं है, ये आपका कैपिटल R डिवाइडेड बाय m का, क्योंकि रेशियो और m की वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हर गैस के लिए वेरी करती है। बाकी आपका R फिक्स्ड है और आपका K जो है वो आपकी फिक्स्ड वैल्यू है। इन दोनों की वैल्यूज़ को भी आपने ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, रियल गैसेस की बात करते हैं। ये तो हमने इतने सारे अजम्पशन लेके आइडियल गैस की बात की कि भाई उसमें ये भी है और ये भी है और ये भी है, वो सारी कहानी की। रियल गैस है जो आपकी नॉन आइडियल गैस है, उन सारी गैसेस को हम रियल गैस कहते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे दोनों इट डज नॉट ओबे आपके गैस लॉज हैं, और उसके लिए हमने बहुत सारे इसके प्रपोजल आए और बहुत सारे वो लोगों ने इसके लॉ सजेस्ट किए रियल गैसेस के लिए। वेंडर वॉल जो गैस इक्वेशन है, इसको मोस्ट पॉपुलर है, इसको हम यूज़ करते हैं। उसमें हमने प्रेशर में कनेक्शन आपका करेक्शन किया, प्रेशर को A डिवाइडेड बाय प्रेशर लिया, A उसमें ऐड किया A + V², और इसमें हमने V - B किया = nRT, ये आपका 1 मोल के लिए, और ये आपका n मोल के लिए ये आपकी इक्वेशन बनती है। यहाँ पे आप n² करते हैं, यहाँ पे आप NB करते हैं, तो ये PV = nRT में ये आपका करेक्शन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड आपकी वेंडर वॉल इक्वेशन। 1 मोल के लिए ये है और ये आपके n मोल्स के लिए। A और B की जो कहानी है इसको ध्यान रखना। फिर डायमेंशन वाले सवालों में आपसे A और B के डायमेंशन पूछे जाते हैं, या फिर A/B का डायमेंशन क्या होगा, इस तरह के सवाल पूछे हुए हैं। तो A के जो डायमेंशन होंगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ml⁵ T⁻², और B जो है उसके डायमेंशन आपके L³ के हो जाएंगे। फॉर द सिंपल रीज़न कि हमने डायमेंशन में बात की हुई है कि दो चीज़ों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। तो B और V के डायमेंशन सेम होने होंगे, तो इसके डायमेंशन आपके वॉल्यूम के आ गए। A/V² के डायमेंशन जो है आपके प्रेशर के होने होंगे, उस वजह से आपके A के ये डायमेंशंस आ गए। नाउ इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अगर आपकी आइडियल गैस है उसका प्रेशर कितना होएगा। नाउ इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन अभी हम यहाँ स्किप कर रहे हैं। टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर जो है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका गैस मॉलिक्यूल है वो दीवार से टकराया, टकरा के वापस आया, टकराने के दौरान उसने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया। मोमेंटम ट्रांसफ़र के रेट को आप फोर्स कहते हैं, एरिया से डिवाइड करेंगे तो उससे प्रेशर आ जाता है। तो प्रॉपर इसका 1-1.5 पन्ने का डेरिवेशन है, अभी हम वो स्किप कर रहे हैं। डायरेक्ट आपको रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो प्रेशर है उसको आप लिखते हैं, ये वैल्यू आ जाती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे m जो हो गया, n हो गया, v हो गया, v एक नई टर्म यहाँ पे आती है VRMS, ये आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, इसको ये वैल्यू ध्यान रखना। यहाँ पे हम कहते हैं प्रेशर = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, डायमेंशनली ऑफकोर्स ये प्रेशर है और ये आपकी एनर्जी है, पर यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस इज न्यूमेरिकली equal to the 2/3 of the mean kinetic energy of translational per unit volume of the gas। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अपनी, 1/2 mv/RMS², ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। और ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, इसमें हम कहते हैं कि वेरियस स्पीड्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। नाउ यहाँ पे हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। एक आपकी आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इन तीनों को आपने ध्यान रखना है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये और ये वाले हैं। अगेन इसमें ध्यान रखना है, एक में 3RT/M है, दूसरा में 3KT/m है। इन दोनों को ध्यान रखना है, ये आपकी RMS की वैल्यू होती है। RMS स्पीड जो आपकी मॉलिक्यूल्स की होगी ये लगभग या तो कुछ 100 मीटर/सेकंड या कुछ किलोमीटर/सेकंड आपकी वैल्यू आती है प्रैक्टिकल जब इसे कैलकुलेट करते हैं।
T इज इक्वल टू 0 अगर आपका ध्यान रखना कि VRMS जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका टेम्परेचर तापमान 0 केल्विन हो जाए, अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, विच मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर आप केल्विन में लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं। अक्सर लोग ये गड़बड़ कर जाते हैं। तो अगर मुझे 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर दिया हुआ है, उस केस में आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा उसमें 273 ऐड कर दें तो वो 300 केल्विन बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू मैंने 0 कर दी, मान लो, पॉसिबल नहीं है पर हाइपोथेटिकल वो है कि मान लीजिए 0 केल्विन टेम्परेचर आपका पहुँच गया, उस केस में आपकी RMS जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ योर मॉलिक्यूल्स है वो 0 हो जाएगी। यानी कि सारे गैस के मॉलिक्यूल जो इधर उधर भागते घूम रहे हैं कुछ किलोमीटर पर सेकेंड से, वो सब आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, तो पूरा सब कुछ कायनात आपकी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगी। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। मोस्ट वेरिएबल स्पीड आती है, आपको डेटा ध्यान रखना है। मोस्ट वेरिएबल स्पीड जो आती है उसको आप लिखते हैं 2RT/m, वो आपका 3RT/m था। एवरेज स्पीड जो आती है उसको आप लिखते हैं 8/π/RT/m, इसको ध्यान रखना। और इसको याद रखने की आप शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं जिसको हम कहते हैं RAM, यानी कि वेलोसिटी ऑफ RMS जो है वो आपकी ज़्यादा होएगी वेलोसिटी ऑफ एवरेज से, वो आपकी ज़्यादा होएगी वेलोसिटी ऑफ मीन से। ठीक है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी जो है नहीं मीन नहीं, मोस्ट वेरिएबल, सॉरी मोस्ट वेरिएबल। ठीक है, तो आपकी RMS वैल्यू RAM, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो R आपकी वो RMS वेलोसिटी वो ज़्यादा होगी A से, वो ज़्यादा होगी आपकी मोस्ट वेरिएबल इस वेलोसिटी से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये फॉर्मूले अगेन, ये पूरा चैप्टर काफ़ी फॉर्मूला हैवी है और छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, प्रॉपर इनके डेरिवेशन है बट अभी स्किप कर रहे हैं, बट फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो आपका एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, इससे टकराया, उसके बाद अगले मॉलिक्यूल से जब टकराएगा उसको हम यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करते हैं, विच इज कॉल्ड योर मीन फ्री पाथ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आती है, ये अगेन एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ये आपका आता है √2 π/d²। d यहाँ पे आपका डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल है। कई बार यहाँ पे आपको रेडियस पूछा है कि रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, अब दैट इज द केस। तो ये आपका 1/r² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नीट में एक ये सवाल डायरेक्टली अभी पूछा था आपसे 18 या 19 में डायरेक्ट आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना फॉर्मूले को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब भी हम गैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स या वेज इन विच अ सिस्टम कैन पोजेस एनर्जी। दैट इज कॉल्ड, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है कि आप कितनी डिफरेंट तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरह की होती है। एक होएगी आपकी ट्रांसलेशनल, एक होएगी रोटेशनल, एक होएगी आपकी वाइब्रेशनल। ये 3 तरह की आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं। अब जब यहाँ पे बात करते हैं मोनोटॉमिक गैस की, तो अगर आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो हम वो मोनोटॉमिक गैस आपका एक्स में, वाई में और जेड में आपका यहाँ पे मूव कर सकता है। तो उसकी 3 टाइप्स ऑफ आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम 0 मानेंगे फॉर द सिंपल रीज़न। मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं mv(x², ½ mvy², ½ mvz²। ये आपकी 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हो गई। नाउ इसी की जब आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखने लगेंगे तो यहाँ पे हमने इसको माना है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, आपका मॉलिक्यूल को हमने सॉलिड स्फीयर माना है, तो उसको आप लिखेंगे ½ I⍵²। नाउ इस केस में I जो लिखेंगे आप, तो दिस विल बी इक्वल टू ½ मल्टीप्लाइड बाय I, यानी कि 2/5 mr²⍵²। नाउ यहाँ पे R को, ये आपका सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² आएगा I की वैल्यू। यहाँ पे हमने R को, क्योंकि हमने आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स माना है, R की वैल्यू हमने बहुत छोटी ली है। इफ दैट इज द केस, तो अगर आपका एक सिंगल मोनोटॉमिक गैस है, R बहुत छोटा है, तो इस वजह से I की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी XYZ डायरेक्शन में जो आएंगी वो 0 होंगी। इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल होगी 3। F की वैल्यू इसके लिए 3 है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके डायटोमिक मॉडल की। डायटोमिक जो गैस है उसकी XYZ में 3 में तो ट्रांसलेशनल एनर्जी आ गई। साथ के साथ अगर मान लो डायटोमिक मॉडल है तो ये अगर आपका ऐसे घूमे या ऐसे घूमे, या फिर ये इसको ऐसे देखना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये अपने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमे, तो दिस इज वन ऑफ द मॉडल। ये इस एक्सिस पे घूमे, दिस इज वन ऑफ द केस। और तीसरा वो ऐसे घूमे, वन ऑफ द केस। तो इसमें ये और ये जो है
ये सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। इस वजह से हम यहाँ पे 2 रोटेशनल लिखते हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 5 आती है। जो अगर आपका ट्राई एटॉमिक या इसको हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं और नॉन लीनियर मॉडल है, उसकी आपकी 3 रोटेशनल और 3 आपकी ट्रांसलेशनल आ जाती है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 6 हो जाएगी, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर हायर टेम्परेचर की बात करें तो मॉलिक्यूल विल हैव एडिशनल डिग्री आपकी फ्रीडम हो जाएगी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोड, और वाइब्रेशनल मोड जो होंगे यहाँ पे वो अपने काइनेटिक वाइब्रेशनल मोड जो होंगे उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से और आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से 2 मोड आते हैं वाइब्रेशनल के, इसको ध्यान रखना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपकी 6 हो सकती है, 7 भी हो सकती है, डिपेंड करता है, यहाँ पे 5 की 7 भी हो सकती है, वो आपका हायर टेम्परेचर की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपका टेम्परेचर ऐसा हो गया कि पार्टिकल अब ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी कर रहे हैं, तो ये आपका मॉलिक्यूल है और उसमें पहले तो हम बात कर रहे थे सिर्फ ऐसे ऐसे ट्रांसलेट करने की, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ट्रांसलेट करने की, अब वो अपनी जगह पे क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे हैं। उस वाइब्रेट की वजह से आपकी काइनेटिक की वाइब्रेशन और आपकी उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगी उसकी वजह से भी आपकी 2 डिग्री यहाँ पे ऐड हो सकती है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपकी किताब में या जो सवाल लिखा हुआ है एग्जाम हॉल में उसकी भाषा पे डिपेंड करेगा। अगर तो उसने टेम्परेचर हाई नहीं बोला है, बट अगर हाई टेम्परेचर बोला है, सो वी नीड टू ऐड दीज एज वेल, इनका भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, डेटा इसको ध्यान रखना ना। इसके बाद बात करते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस की। एन मोल अगर हैं, डेटा आपको ध्यान रखना है, एन मोल गैसेस हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी आप डायरेक्टली 3/2 nRT लिख सकते हैं, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगेन यहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके लिए 3/2 nKT हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, m ग्राम अगर दिया हुआ है तो उसके लिए आपकी 3/2 mRT हो जाएगी। अगेन आर को ध्यान रखना, छोटा आर जो है वो आपका r/m है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप r/m भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ये आर याद ना रहे तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे पर मोल के गैस की, तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल है यहाँ पे वो टेम्परेचर है आपका, उस पर डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है वो भी अगेन आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम अगर आपकी बात हो रही है तो वो आपका टेम्परेचर और मॉलिक्यूल के वेट पे भी डिपेंड करेगा। तो इस पे और इस पे दोनों पे आपका डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कौन से वाला स्नैरियो अपना एग्जाम हॉल में अगर आप देख रहे हैं तो कौन सा स्नैरियो उन्होंने दिया हुआ है। तो अगर पर मोल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, या इन जनरल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसको ध्यान रखना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम की अगर बात हो जाए तो आपका वो डिपेंड कर जाएगा आपके मास पे एज वेल एज टेम्परेचर पे। राइट, higher temperature at higher temperature of the gas more will be the average kinetic energy possessed by the gas molecules. Alright, now law of equipartition of energy ये कहता है अपना, according to this law for any system in thermal equilibrium total energy जो है वो आपकी is distributed among its various degree of freedom। तो हम यहाँ पे law of equipartition में कहते हैं कि भाई एवरेज लॉ है। ठीक है, तो आपकी ये कह रहे हैं कि जो टोटल आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें हमें नहीं पता है एक्चुअली, हम लाखों करोड़ों आपकी 10⁸, 10⁻20 इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मोल के अंदर ही 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल कैसे ये वो बिहेव कर रहा है उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे एवरेज लॉ यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि जितनी आपकी एनर्जी है टोटल, वो आपकी सारी एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज व्हाट वी से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। वो आपका ये हाफ KT आपकी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इतनी एनर्जी आपके पास अवेलेबल है, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और इसकी वजह से हम ये कहते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर ऑल आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स no matter what their mass have, no matter what their mass is, they have the same average translational kinetic energy, और उसकी वैल्यू आपकी 3/2 KT आती है। ये आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ट्रांसलेशन वाली। टोटल एनर्जी जो होगी उसको हम यहाँ लिखते हैं F/2 nRT। ये आपकी, इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पे भी ये पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी पड़ेगी। जब हम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के सवाल करेंगे तो वहाँ पे आपका FLT जब लगाएंगे वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी गैसेज में, तो इसको ध्यान रखना। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड अगर आपके एन मोल की बात हो रही है तो उसको F/2 nRT लिखते हैं, आपकी गैस की टोटल एनर्जी जो आएगी। राइट, चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। अब जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम ये कहते हैं कि गैस को, देखो स्पेसिफिक हीट हमने जब पढ़ा था कैलोरीमेट्री, हमने कहा था कि एक आपका गैस आपका सॉलिड है,
ये आपका लिक्विड है, उसका टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री से इंक्रीज़ करना है तो उस केस में हम ये कहते हैं कि उसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी पर मास, ठीक है, वो आपने पर ग्राम जो कहा था या पर मोल कहा था, वो आपकी फिक्स वैल्यू थी। गैस में आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कौन सा है। थर्मोडायनेमिक्स में इस पर और क्लैरिटी लेके आएंगे, पर हम कहते हैं कि अगर आपका प्रोसेस मान लो आइसोथर्मल है, मतलब जिसका टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं, तो उसमें कितनी हीट देंगे उसका टेम्परेचर आपका बढ़ जाए। आंसर इज इनफाइनाइट। क्यों? टेम्परेचर चेंज होना ही नहीं है, तो कितनी हीट देंगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, तो आंसर आपका इनफाइनाइट हो गया। तो इस प्रकार आपका उसका जो गैस का सिनेरियो है उसमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर वो डिपेंड करेगा प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको हम कहते हैं आपका कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम आइसोथर्मल की बात करते हैं तो आपका वहाँ जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो इनफाइनाइट हो गई। दूसरा एक प्रोसेस आता है एडियाबैटिक, थर्मोडायनामिक्स में इसकी और बात करेंगे। एडियाबैटिक का अगर आप स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं वो उसकी जीरो आएगी। क्यों? उसमें हीट ही नहीं दे रहे हैं, तो कितनी हीट दें कि टेम्परेचर बढ़ जाए? आंसर जीरो, बिकॉज आप हीट ही नहीं दे रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ एडियाबैटिक प्रोसेस जीरो। लेकिन यहाँ जो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं जिसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन अभी हमें वो डेरिवेशन स्किप कर रहे हैं। तो CV की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है आपकी F/2R, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो आ जाती है F/2 + 1 × R, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और आपका जो मेयर्स लॉ है, मेयर्स लॉ के डेरिवेशन से हमने वैसे ही वैल्यू निकाली है, पर मेयर्स लॉ का जो आपकी वैल्यू है उसको ध्यान रखना, CP - CV = R। बहुत ही कॉमन है, इसके सवाल पूछे जाना। CP - CV की वैल्यू आपकी R के बराबर होती है। R आपका फिर गैस कांस्टेंट हो गया। ये मेयर्स फार्मूला कहलाता है। इन्हीं दोनों का अगर आप रेशो लेंगे तो CP/CV का जो रेशो है उसको आप गामा कहते हैं। इसको CP और उसको CV से आप डिवाइड कर देंगे, गामा आएगा, R कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू बचेगी 1 + 2/F। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। सेम गामा मिक्स का फॉर्मूला आप जब मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनो के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मोनो की जो वैल्यू है, गामा की वैल्यू, अगर ये डेटा आपको ध्यान होना चाहिए रात को 2 बजे भी, हम कहते हैं कि गामा जो है मोनो का वो आता है 5/3 या फिर 1.6। कैसे आया? यहाँ पे आपने लिखा 2/F, F की वैल्यू मोनो के लिए हो गई 3, तो आपने इसको लिखा 1 + 2/3, तो ये वैल्यू हो गई। एलसीएम आपने जब इसका लिया तो ये वैल्यू हो गई आपकी 5/3, है ना, या फिर ये 1.66 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। डाया अगर उसकी बात कर रहे हैं कि आपका डायाटॉमिक मॉडल है या डायाटॉमिक गैस है, उसका आपका गामा आ जाता है 5/7 यानी कि 1.4। ट्राया है या फिर आपका पॉली है, उस केस में 4/3 आता है 1.33, ठीक है। इस डेटा को आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए ये। चलो, वैल्यू ऑफ एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, गामा की वैल्यू जो आपकी आ रही है CP/CV का रेशो वो हमेशा आपका 1 से ज़्यादा होएगा। बिकॉज की जो वैल्यू आई 1 + 2/F है, F की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, और नेगेटिव नहीं होएगा F, तो CP/CV का रेशो जो है गामा हमेशा 1 से ज़्यादा है। इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है कि CP की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी कांस्टेंट वॉल्यूम से। यानी कि अगर आप गैस को गर्म कर रहे हैं, आप चाहते हैं 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम काम करते हैं तो हमें वहाँ पे उस केस में हमें हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो CP की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। इसी को आप मेयर्स लॉ से भी देख सकते हैं, CP - CV = R। R की वैल्यू अभी हमने देखा था 8.31 या फिर 25/3 था, तो CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CV। राइट, चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं गैसेस मिक्सचर की। तो अगर आपने बहुत सारी गैसेस उनको एक बार मिक्स कर दिया, मान लीजिए 2 गैसेस आपने मिक्स कर दी, बहुत कॉमन सवाल होते हैं इसके। तो गैस अगर हमने मिक्स कर दी है तो हम कह रहे हैं 2 नॉन रिएक्टिव गैसेज आर एनक्लोज इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V। 2 नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, उनको आपने एक उसमें डाल दिया है, और उनका सिनेरियो ये था कि आपका N1 मोल उसके थे पहली गैस के और N2 मोल थे दूसरी गैस के। ना टोटल नंबर ऑफ मोल जो बनेंगे फाइनली कितने हुए? तो N1 एक के थे, N2 दूसरे के थे। टोटल नंबर ऑफ मोल आपके हो जाएंगे N1 + N2। इसके 5 थे, उसके 3 थे। अब टोटल मोल आपके मिक्सचर के कितने हो गए? 3 + 5 कर लोगे तो 7 आपके नंबर ऑफ मोल हो गए। मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो अगेन यहाँ वेटेड एवरेज, जैसे हम सेंटर मास निकालते थे उसी तरह इसको वेटेड एवरेज कहते हैं। तो आप करेंगे N1 M1 डिवाइड बाय प्लस N2 N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आपके जो मोल्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो आपका मॉलिक्यूलर वेट उसका मिक्सचर का आ गया। तो एक का मॉलिक्यूलर वेट जो था, दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट था, जो मिक्सचर है उसमें अगर एक आप मॉलिक्यूलर वेट देख रहे हैं तो आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा।
सीपी मिक्स जो है आपका वो भी अगेन फिर ये वाली वेटेड एवरेज आया था, तो आप उसको लिखेंगे N1 CV1 की वैल्यू आपको पता होगी, डाया है या अगर आपका पॉली है या मोनो है तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो इससे पहले हमने देखा था F/2R करके, और ऐसे ही CV2 की वैल्यू आ जाएगी और आपका वेटेड एवरेज से सीपी मिक्स आ जाएगा, सीवी मिक्स दोनों आपके वैल्यू आ जाएंगी। गामा मिक्स में अगेन ये काम नहीं करते हैं, कई बार क्लास में ऐसे करते हैं हम पंगे लेने के लिए, हम कहते हैं कि गामा मिक्स जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम लिख दोगे N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये गलत है, ठीक है, दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। गामा मिक्स के लिए आप सीपी मिक्स निकालेंगे या फिर सीवी मिक्स निकालेंगे, उससे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना। आसान तरीका यहाँ पे हो जाता है कि अगर आपने सीवी मिक्स निकाल लिया, मेयर्स लॉ यहाँ पे भी आपका एप्लीकेबल है, हम कहते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो अगर आपने CV मिक्स की वैल्यू निकाल ली है, R के टर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसमें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं CP मिक्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू R प्लस CV मिक्स। तो आपको दोनों कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो उसमें आप R प्लस CV मिक्स कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी, गामा मिक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब इसके ऊपर सवाल करना स्टार्ट करते हैं। चलो अब सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीट 2019 में आपसे सवाल पूछा गया, क्वेश्चन सेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन कंटेनर वुड लीड टू। तो अगर आपका एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, अब आपने नीचे से आपने नीचे से आग जला दी है, अब आप उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। इफ़ दैट इज़ द केस, क्या होएगा उसके बाद? तो पहला है डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंक्रीज इन इट्स मास, या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर डिक्रीज इन प्रेशर। तो अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर राइज किया है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है गैसेस की वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अभी हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आपका डिक्रीज नहीं होएगा और आपका मास में कोई चेंज नहीं आएगा, डिक्रीज इन प्रेशर भी नहीं होएगा, तो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे 2019 के सेकेंड एग्जाम में पूछा था। तो क्वेश्चन से द वैल्यू ऑफ गामा, जो हम कहते हैं CP/CV फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर आइडियल डायटोमिक गैस X whose molecules are not rigid but have a additional vibrational mode, उनकी वैल्यूज़ क्या होगी? गामा की वैल्यू हमें बतानी है ना। अगर हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन आपकी डायटोमिक है, तो आपका जो H2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर हम देखेंगे तो गामा को आप लिखते हैं 1 + 2/F। तो हाइड्रोजन के केस में अगर आपका H2 है तो उस केस में आपकी गामा जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 + आपका 2 डिवाइडेड बाय F। अगर देखेंगे तो डायटोमिक के केस में आपका 5 हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 7/5। तो आपका 7/5 हो गया। गामा जब हम हीलियम का देखेंगे तो ये आएगा 1 + 2/3, बिकॉज हीलियम आपकी मोनोटॉमिक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3 होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू 5/3। नाउ गामा जो अगर आपकी एक्स गैस है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि गामा जो है वो उसके लिए जो आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप एक्स की बात करेंगे तो है तो डायटोमिक, तो डायटोमिक है तो यानी कि 5 होगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन यहाँ पे उसके पास एडिशनल वाइब्रेशन मोड है। एडिशनल वाइब्रेशन मोड की वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब आप लिखेंगे 1 + 2 उस केस में 5 + 2 यानी कि 7 हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 9/7। बस ये ऑप्शन देख लेते हैं, तो 5/7, 5/3 और 9/7, सो ऑप्शन ए दिस वुड बी द राइट आंसर, ये आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में आपसे नीट के एग्जाम में सवाल पूछा गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। क्वेश्चन सेज एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम जस्ट सफिशिएंट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। और हमें यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो आपकी RMS स्पीड क्या हो जाए कि आपका जो ऑक्सीजन का वो मॉलिक्यूल है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ के भाग जाएगा। ना ये बात अपने को पता है, एस्केप वेलोसिटी जो है उसको हम लिखते हैं, एस्केप वेलोसिटी इसकी वैल्यू आएगी 3 kT/m। नाउ दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, आपका टेम्परेचर जो है स्क्वायर करके मैं m को इधर ला रहा हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय v एस्केप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k। बस यहाँ पे आपको डेटा डाल के कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस की थोड़ी सी लंबी होगी। एस्केप वेलोसिटी हमें पता है, जब हम ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है कि अर्थ के प्लैनेट से जब हम एस्केप करना चाहें तो अपने को स्पीड जो चाहिए वो 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड आपको चाहिए। ना ये डेटा अगर आप यहाँ रख देंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी।
टेम्परेचर विल बी इक्वल टू मास, मास अपने को दिया हुआ है 2.76 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 26 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर यानी कि 11.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, 10 टू पावर 3 का मैंने स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय के की वैल्यू दी हुई है 2.76 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 23। नाउ इसको अब आपको कैलकुलेट करना होगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू आ जाती है 8.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4 केल्विन, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। हेंस आपका ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, मैंने अपना टाइम बचा लिया कैलकुलेट करने का इसका, पर ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम हॉल में करनी पड़ेगी, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में आपसे नीट के एग्जाम में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन सेज अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन। तो ऑक्सीजन हमें पता है आपकी डायटोमिक होती है, उसके अपने को 2 मोल्स दिए हुए हैं, और 4 मोल्स हैं आपके आर्गन की। आर्गन जो आपकी गैस है ये हमें पता है आपकी मोनो वो होगी एट टेम्परेचर टी। नेग्लेक्टिंग ऑल द वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड हम यहाँ पे सारे इग्नोर कर सकते हैं, हमें बताना है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, और आंसर हमें देना है आर टी की टर्म में। ना सिंपल सवाल है, ये बात हमें पता है किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी उसको आप लिखते हैं हाफ एफ एन आर टी, आपकी उसकी एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब टोटल एनर्जी लिख रहे हैं हम, तो उसकी दोनों गैस के जो मिक्स करके एनर्जी लिख रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू हाफ F1 N1 RT प्लस हाफ आप लिखेंगे F2 N2 RT। ठीक है, बस डेटा डाल देंगे यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के लिए जब हम लिखेंगे तो हाफ ऑक्सीजन जो है वो आपका डायटोमिक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी आपकी 5 मल्टीप्लाइड बाय N1, वो दिया हुआ अपने को 2 मल्टीप्लाइड बाय RT, प्लस इसको आप लिखेंगे हाफ आर्गन जो है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आपका मोनोटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी आपकी 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स उसके 4 दिए हुए हैं RT। ना इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल, तो U जो है इंटरनल एनर्जी वो आ जाएगी, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 5 RT प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा 6, ये हो गया 6 RT। तो फाइनल आपकी U की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 11 RT। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 में आपसे नीट के एग्जाम में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन सेज गिवन अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम V एट प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो आपको यहाँ स्टेट वेरिएबल जो दिए हुए PVT दिया हुआ है, उसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, ईच मॉलिक्यूल का मास आपका m है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो हमें बताना है इन चार एक्सप्रेशन जो आपके दे रखे P, V और T के टर्म में, इनमें से आपका कौन सा डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ ये जो आपने को यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है, इसको ऐसे देखना, डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी को हम लिखते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आपकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं PV इज इक्वल टू NRT, यानी कि वॉल्यूम जो है उसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाय P, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ना N जो है यहाँ पे N आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखो टोटल मास जो आएगा, टोटल मास आपका हो गया जितने नंबर ऑफ के मॉलिक्यूल्स हैं, या जो भी आपका इसको ऐसे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हो गए, हर एक मोल जितने भी आपके मोल्स हैं उन सब का टोटल मास जो आएगा वो तो टोटल मास आ गया, सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के वॉल्यूम से आपने उसको डिवाइड करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको मैं कह देता हूँ टोटल मास हम ऐसे लिख रहे हैं पहले, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया आपका NRT और ऊपर P चला गया, ये आपकी वैल्यू आ गई डेंसिटी की। नाउ इस केस में जो टोटल मास है आपका, तो अगर आपके यहाँ पे N मोल्स हैं तो डेंसिटी हो गई, टोटल मास होएगा आपके N मोल्स मल्टीप्लाइड बाय जो आपका मोलर मास है, सॉरी जो आपका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास है, तो हर ये तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय इसको आप N करेंगे तो ये आपके उसका मास आ गया, मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल मास करेंगे तो ये आपका टोटल मास आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय NRT, ये आपकी डेंसिटी हो जाएगी। नाउ N विल गेट कैंसल, और ये जो आपका फैक्टर है N बाई R, इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K लिखते हैं। सो R बाय N आपका K होता है, तो आपकी जो डेंसिटी है वो हो गई, N कैंसिल हो गया, ये बचा आपका MP डिवाइडेड बाय N कैंसिल हो चुका है, नीचे बचा KT, ये आपकी डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं MP बाय KT, ऑप्शन नंबर बी
दिस वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के कई बार मैनिपुलेशन के सवाल आ जाते हैं, इन चीज़ को भी ध्यान रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में आपसे नीट के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन सेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आरएमएस वैल्यू अपने को दी हुई है 27 डिग्री पे, और इतना प्रेशर अपने को दिया हुआ है। व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर रेस्पेक्टिवली, हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज किया। टेम्परेचर आपका हो गया 127 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर आपका इतना हो गया। हमें बताना है आरएमएस की वैल्यू क्या होगी। नाउ इंटरेस्टिंग सवाल है, यहाँ पे अपने को फालतू डेटा दिया हुआ है। ये बात अपने को पता है, जब हम वी आरएमएस की बात करते हैं तो वो आपकी डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। 3 kT/m लिखेंगे आप, और यहाँ पे क्योंकि m में चेंज नहीं है, k आपका कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली आपके टेम्परेचर के ही प्रोपोर्शनल होगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। प्रेशर से यहाँ पे कोई अपने को लेना देना है नहीं। 127 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे वेलोसिटी एट 127 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट 27 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको आप लिखेंगे 127 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 273। इसको टेम्परेचर को आप यहाँ केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वेलोसिटी एट 127 विल बी इक्वल टू 27 को ले जाते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपका अंडर रूट में 400 डिवाइडेड बाय ये बना आपका 300 मल्टीप्लाइड बाय वी एट 27 जो है उसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 200। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। वेलोसिटी एट 127 डिग्री विल बी इक्वल टू, इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा आपका 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 200, और इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी 400 डिवाइड बाय √3। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में हमसे सवाल पूछा गया। क्वेश्चन से द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, रेडियस आर दिया हुआ है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट आपके फॉर्मूले के ऊपर सवाल है। सो हमें पता है कि लैम्डा की जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं √2π(n)d²। ठीक है, डी आपका डायमीटर है और यही आपका रेडियस हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², विच मीन्स आपका इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दिस विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस चैप्टर के फॉर्मूले ध्यान रखना, एक सवाल इसका पक्का आ रहा है, कई बार तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले वाले सवाल आ जाते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ जाएगी, तो उसकी भी प्रैक्टिस करके रखना। ठीक है, अदरवाइज चैप्टर बहुत आसान है। आई विश यू ऑल द बेस्ट।